Basically, good afternoon, first of all, to everyone. Today we'll be going through the basics of organic chemistry. Basically, आपका जो GPAT के सिलेबस में organic chemistry का जो पार्ट है या chemistry का जो पार्ट है, it is divided into three different topics. Like the first is your medicinal chemistry, the second is organic chemistry, and लाइक बेसिक केमिस्ट्री उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों आ जाता है. एंड द थर्ड इज योर एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड समथिंग रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल स्टडीज इज योर बायोकेमिस्ट्री. So basically today we are going to start with pharmaceutical organic chemistry. Actually it is just organic chemistry, but as we are preparing for GPAT, और ये जो भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आपके जूनियर कॉलेज में 11th-12th उस फेज में या बी फार्म के फर्स्ट सेकेंड ईयर्स जो होते हैं उसमें आपका ये हो गया होगा. तो दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन. तो आप सबको जीपैट एग्जाम का तो फॉर्मेट पता ही होगा कि हाउ इट इज एंड हाउ इट विल बी गोइंग टू बी. आपको ये भी पता है कि केमिस्ट्री का पार्ट जो आता है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वो सबसे ज़्यादा होता है जीपैट में, और उसमें भी एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं. कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता या लाइक ये नहीं, बट या थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं. सो विल बी टेकिंग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं आपके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और पूरा सिलेबस जो है आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दैट वुड बी कंप्लीटेड. सो बेसिकली दिस इज योर सिलेबस फर्स्ट पॉइंट. मतलब आपका सिलेबस का एक जो पहला टॉपिक है जीपैट का उसमें आपको दिया गया है कि अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इफ वी आर गोइंग टू सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें कार्बन है उन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. फिर उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, ये सब जो बेस है वो सिर्फ इसमें एक ओवरव्यू आपको रिकॉल करना है कि आपको ये मालूम है. देन बात आती है sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन जो कि आज हम देखने वाले हैं. देन कम्स द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड एनर्जीज वी आर गोइंग टू स्टडी. देन कंसेप्ट ऑफ होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, बेसिक कंसेप्ट. देन एसिडिटी एंड बेसिसिटी की थेरीज जो हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थेरीज बताई हैं. भाई मेरे हिसाब से ये एसिड है, मेरे हिसाब से ये बेस है. तो बस ये थेरी का भी कवर्ड ओवरऑल ब्रीफली करना है. उसके बाद कैलकुलेशंस फॉर डिटरमाइनिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी कवर्ड. सो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, मतलब sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, वो आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये मॉलिक्यूल है, इसका ये क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 sp2 sp या नन ऑफ द अबव, ऐसे चार क्वेश्चन आ जाते हैं. या फिर ऐसे आ जाता है कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाता है, आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला बताओ. सो ये जो कैलकुलेशंस है ये जीपैट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो हम इस पे आज ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द बेस ऑफ हाउ अ बॉन्ड फॉर्म्स, जैसे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जैसे कैसे फॉर्म होता है उसके रिगार्डिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. तो यहाँ पे इफ वी सी फर्स्ट यहाँ पे है एस ऑर्बिटल. तो आपको ऑर्बिटल्स पहले मैं बता देता हूँ. तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होता है. ये ऑर्बिटल्स आपके एटम के साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स वो वैसे फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो ये हो गया आपके ऑर्बिटल. हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट वुड क्रिएट समथिंग अ डिफरेंट मोटिव. हमारा मोटिव है जीपैट. ओके, एंड फ्रॉम जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही आपको बेसिक ऑर्बिटल्स के बारे में पता हो तो भी सफिशिएंट है, वेल एंड गुड है कि बाबा न्यूक्लियस है, बाहर से इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, वो ऑर्बिटल में रोटेट हो रहे हैं, sp d ऐसे उनके ऑर्बिटल्स होते हैं. सो अभी इफ वी आर गोइंग टू सी हियर, तो यहाँ पे दो s ऑर्बिटल जब एक साथ आते हैं दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. दो s ऑर्बिटल जब साथ आते हैं दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. जब वो एक साथ आते हैं वो किस फेज में एक साथ आते हैं उसको बोलते हैं LCAO, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. मतलब क्या कि लीनियरली एक और दूसरा ऐसे दोनों लीनियरली एक साथ आ जाते हैं. सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. लीनियरली एक लाइन में, एक यहाँ से आया एक लाइन में और एक यहाँ से आया एक लाइन में. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोइंग टू बी. देन नेक्स्ट इज अगेन s ऑर्बिटल और दूसरा s ऑर्बिटल है, पर उनमें लीनियर कॉम्बिनेशन ये कैसे हो रहा है कि रोटेशनल लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है. स्टिल इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड. देन कम्स द नेक्स्ट इज एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल.
अब जब s और p ऑर्बिटल आता है, अब ये s ऑर्बिटल में जो है पॉजिटिव अंदर चार्ज है, p ऑर्बिटल एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक अपोजिट डायरेक्शंस में होता है p ऑर्बिटल। सो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि s का और p का दोनों मिल जाते हैं और ये छोटा हो जाता है। तो ये भी अगर एक s और एक p एक साथ आ जाता है तो इट अगेन फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि एस एस साथ में आए तो सिग्मा बनता है, एस पी साथ में आए तो भी सिग्मा बनता है। बट कभी कभी वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कंबाइन हो रहा है, कि यहाँ पे लीनियरली वो कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे भी लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं, लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं, एक लाइन में कंबाइन हो रहे हैं। ये देखो ये सर्कल दोनों एक साथ एक लाइन में कंबाइन हो रहे हैं, ये और ये एक लाइन में कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है इसमें कि यहाँ पे एक एस है एक पी है, फिर से लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं। अब जो यहाँ पे इसका निगेटिव वाला चार्ज है वो यहाँ पे आया है, सो एक पॉजिटिव एस का, फिर इसका निगेटिव और फिर पॉजिटिव अपने पी का, तो ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड दिस इज अगेन अ सिग्मा बॉन्ड। ओके, उसके साथ जो एस पी लिखा हुआ है वो बहुत मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में हमें नहीं जाना है, हमें बस बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है मैं इतना समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज जब दो p ऑर्बिटल साथ आते हैं एंड अगेन इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इट्स अ हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक दूसरा ओवरलैप आया, एक p ऑर्बिटल के ऊपर दूसरा p ऑर्बिटल रखा लीनियरली, सो इट इज एन हेड ऑन ओवरलैप, सो अगेन इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। नाउ फिर से ये दो p ऑर्बिटल आ रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है, फिर भी ये एक सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। अब ये जो लास्ट के दो है ना, इसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड बनता है। सो पाई बॉन्ड जो है दैट इज समथिंग दैट डिफर्स। अभी तक हमने सब जो भी देखा वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, अब पाई बॉन्ड बनने में क्या होता है कि इसमें क्या चेंज आता है, लीनियरली साइडवेज ओवरलैप होता है। क्या होता है, लीनियर साइडवे मतलब एक साइड टू साइड ओवरलैप होता है, लीनियर एक लाइन में नहीं होता, साइड टू साइड होता है। ओके, और ये जब ओवरलैप होता है p ऑर्बिटल्स में देन इट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। ओके, अभी आपको ये तो पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड है थोड़ा। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जब होता है तब पाई बॉन्ड आता है, सिग्मा बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड होता है तब। सो दिस इज हाउ ये आपका बॉन्डिंग होता है। ओके, अभी नेक्स्ट जो मेन पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हाइब्रिडाइजेशन। अब इतना बेसिक आपको पता चल गया, एस ऑर्बिटल होता है पी ऑर्बिटल होता है, दोनों साथ में आते हैं, पाई और सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, इतना ध्यान में रखा तो भी चलेगा। नाउ वी आर गोइंग टू हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, what is that sp sp2 sp3 that we are going to study in detail. So first let's see the definition of hybridization so that you will understand the concept that we are going to study further. So hybridization is the concept of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals. ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल को न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करना, उसका मॉडिफिकेशन करना। जैसे कि आपने अपने 10th 12th में पढ़ा होगा कि प्लांट एज पर द अडेप्टेशन एज पर द एनवायरमेंट अपने खुद में एक मॉडिफिकेशन लाता है। ठीक है, या आपने देखा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे कि एनवायरमेंट है अभी यहाँ पे ठंडी है and if we are adapting to that environment we win and we survive in that environment। ऐसा ही है हाइब्रिडाइजेशन में बेसिक कंसेप्ट कि जैसा एनवायरमेंट उस एटम को मिलता है वैसे वो अपने और एटॉमिक ऑर्बिटल जो उसके स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें वो मॉडिफिकेशंस लाता है, और जब वो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो जो ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉडिफिकेशन के बाद दैट आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है क्योंकि उसका वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, उससे अभी बॉन्डिंग करनी होती है, सो इट फॉर्म्स अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल स्टैंडर्ड होता है उसका शेप अलग होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप अलग होता है। ओके, एंड these are suitable for pairing of electrons to form chemical bonds in valence bond theory। so valence bond theory जो है मतलब आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल NaCl है तो Cl का वैलेंसी है 7, Na की 1 है, तो वो एक और साथ ऐसे एक दूसरे को शेयर करते हैं एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड विथ मतलब उसका भी कंप्लीट होता है ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स का, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट हो जाता है, तो उनमें बॉन्डिंग बनती है। सो दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए इन्हें केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है, और जब ये केमिकल बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है
वो चेंज होते हैं, वो खुद में मॉडिफिकेशन लाते हैं एंड दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नाउ बेसिकली उसमें क्या है कि मॉडिफिकेशन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइजेशन एंड द एम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज टू ब्रिंग एटम्स इन वैलेंस स्टेट फॉर विच इट नीड्स एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। अभी मैंने आपको कहा कि उसको वैलेंसी पूरी करनी है, इसलिए वो बॉन्ड बना रहा है, केमिकल बॉन्ड बना रहा है, और उसके लिए वो खुद में चेंज ला रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। तो ये जो भी सब बन रहा है, ये बनाने के लिए ही नीड्स, द एटम नीड्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, कुछ भी काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो एनर्जी लगती ही है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। सो दिस इज व्हाट द बेसिक हाइब्रिडाइजेशन मीन्स। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp sp2 sp3 क्या है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, वो हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट विल बी सीइंग sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम द नेम इट सजेस्ट, sp एक s है और एक p है। ये जो आ गया सर्कल, ये s का आ गया, और ये जो ऐसे डम्बल शेप आ गया, ये p का आ गया। सो एक s एक p दोनों मिलके जब बॉन्ड बनाते हैं तब वो sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बोला जाता है। ओके, एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड फाइनल ऑर्बिटल। ओके, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इसका जो शेप होता है वो हमेशा लीनियर शेप होता है। ये शेप आपको बहुत मतलब ध्यान में ही रखना है इसका। मतलब अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चरली स्टडी किया तो आपको इजीली स्ट्रक्चर उसका शेप याद आएगा, बट इजी है। लीनियर शेप इज फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, यू कैन इजीली कीप दिस इन माइंड। नाउ द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 नाम से ही पता चलता है, एक s है, सर्कल बीच में है, एक s और दो p, दो डम्बल्स हैं, एक यहाँ पे डम्बल है, एक यहाँ पे डम्बल है। तो दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल साथ में आ गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उन्होंने फिर क्या किया, साथ में आने के बाद अपना शेप बदल दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ तो मॉडिफिकेशन दिखाया खुद में। तो जब उन्होंने मॉडिफिकेशन दिखाया, व्हाट दे फॉर्म्ड अ प्लानर स्ट्रक्चर। ओके, मतलब ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर है, बट एक प्लेन में है, एक लाइन में नहीं है, एक प्लेन में है, जैसे कि एक पेज पे है। ओके, और लीनियर कैसे, एक सिंगल लाइन पे है। सो दिस इज अ प्लानर स्ट्रक्चर, नॉट अ 3D स्ट्रक्चर। ओके, एंड नाउ द थर्ड इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल और तीन डम्बल्स, तीन p ऑर्बिटल साथ में आ जाते हैं, एंड दे अगेन खुद में एक मॉडिफिकेशन लाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल एंड दैट फिट्स इन अ क्यूब। ओके, सो इसलिए ऐसे क्यूब के जैसे दिखाया गया है, and this is sp3 hybridized molecule. Okay, so ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन कि क्या होता है बेसिक, कि वो खुद में जब बॉन्ड होते हैं तो दे मेक मॉडिफिकेशंस इनटू देम। ओके, नाउ सी दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक इसमें सब पता चलेगा। इफ वी आर गोइंग टू सी कि फर्स्ट हम ये टेबल देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसमें कौन सा बॉन्ड दिखता है और उसकी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री तो हमने देख ली, फिर से एक बार हमने यहाँ पे लिखी है। सो दिस इज समथिंग हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। सो बेसिकली टाइमली मैं आपको जैसे जैसे विल बी गोइंग फर्दर विद अवर जीपैट सिलेबस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, बिकॉज सी विल बी प्रोवाइडिंग योर नोट्स, हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स, बट जो आप अपना उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है आप अपने हिसाब से जितना ट्राई करोगे to get out of it, that would be much better. So systematic study is what GPAT requires. GPAT में ना ऐसे कुछ भी पढ़ा बस ध्यान में रखा ऐसे नहीं चलता, आपको सिस्टमेटिकली स्टडी करना है, और वो सिस्टमेटिकली आपको कहीं पे लिख के रखना है, दीवार पे आप वो पेजेस लगा दो, आप जहाँ पे बैठते हो पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे लिख दो, बट इट शुड बी सिस्टमेटिकली, बिकॉज एट लास्ट मोमेंट आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, देन जस्ट आप ये चार्ट्स देखोगे, अपने नोट्स देखोगे, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो आपके पास अब बहुत सारा टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। टाइमली आप बनाइए, या ये लिख के रखिए या इसके प्रिंट आउट्स निकाल के लगाइए, बट प्लीज डू इट। ओके, सो यहाँ पे हम ये टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो स्पेसिफिकली ट्रिपल बॉन्डेड आइटम्स में दिखता है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C अगर है तो दैट इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके, नाउ सेकेंड इज sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें क्या दिखता है, डबल बॉन्ड्स जो हैं वो sp2। तो ये तो आप बहुत इजीली ध्यान में रख सकते हैं, 2 है यहाँ पे और ये है डबल। ओके, सो ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब C डबल बॉन्ड C।
एंड जो थर्ड है दैट इज सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज सीन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब C सिंगल बॉन्ड C को रिलेट्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ओके, 3 है तो सिंगल बॉन्ड, 1 है तो ट्रिपल बॉन्ड, और 2 है तो डबल बॉन्ड। 2 का कोरिलेट हो रहा है, ये कोरिलेट नहीं हो रहा, इसमें आप कंफ्यूजन मत करिए। उसके बाद है जियोमेट्री, तो sp की ज्योमेट्री है लीनियर, sp2 की है प्लानर, और sp3 की है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ओके, समझा आपको ये टेबल? अभी देखिए आगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या? अभी हमने देखा कि s ऑर्बिटल आ रहा है, साथ में p ऑर्बिटल आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें किस में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, किस में सबसे कम ओवरलैपिंग होती है? तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होती है वो है sp में, उसके बाद sp2 में, और फिर sp3 में, और सिर्फ अगर p है तो उसका सबसे कम, मतलब अकेला p होगा तो उसमें तो कोई ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज मोस्टली सीन इन sp, उसके बाद sp2 एंड sp3, उसके बाद सबसे कम sp3 में होता है। अभी आप उसका लॉजिक भी लगा सकते हैं, sp3 है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है उतना कम ओवरलैपिंग है, sp2 है थोड़ा ज्यादा डबल बॉन्ड है इसलिए ज्यादा ओवरलैपिंग है, sp है ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगा इसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बॉन्ड लेंथ्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। sp3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है, sp2 का उससे कम, और sp का उससे कम। यहाँ पे उल्टा है, ओवरलैपिंग sp का ज्यादा है पर बॉन्ड लेंथ sp का कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि sp में अगर ज्यादा ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग मतलब वो बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं तो उनकी बॉन्ड की लेंथ कम होगी ऑब्वियसली। और sp3 में वो क्या है, वो दूर दूर है, उनकी ओवरलैपिंग कम है, वो दूर दूर है, इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सो ये जो है यहाँ यहाँ का कोरिलेशन यहाँ से इजीली हम कर सकते हैं, अगर आप इस दोनों में से कोई भी एक कोरिलेशन ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल आप बॉन्ड लेंथ का कोरिलेशन ध्यान में रख रहे हैं, क्या कि बॉन्ड लेंथ जो है sp3 की ज्यादा होती है, sp2 की कम, और sp की सबसे कम। ओके, तो आप इससे क्या ध्यान में रखोगे, हाँ sp3 की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, मतलब वो बहुत दूर दूर है, मतलब वो ज्यादा ओवरलैप नहीं है, मतलब वो ओवरलैपिंग में सबसे पीछे है। ओके, सो आपको जब कोई चीज याद रखनी है, ऐसे कोरिलेशंस दो हैं आपको तो एक ही ध्यान में रखें, दोनों को ध्यान में रखने की कोशिश ना करें, एक को ही ध्यान में रखें, उसके बेसिस पे यू कैन कोरिलेट अदर, या दूसरा आप इजीली याद कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बॉन्ड लेंथ वाला जो है ना वो आपको इजी रहेगा ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 2 1 ऐसा है। ओके, सो 3 2 1 बॉन्ड लेंथ, उसके हिसाब से यू कैन इजीली कोरिलेट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है उनकी बॉन्ड लेंथ मैंने मेंशन किया है, दिस इज पिकोमीटर, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव मेंशन, आपको ऐसे इतना डिटेल में जीपैट में नहीं पूछा जाता। ओके, एंड नॉट इवन इन योर नाइट वर्क। या सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने ये तो देख लिया हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, sp sp2 sp3 इनके कैरेक्टर्स पढ़ लिए, पर एमसीक्यू तो ऐसा आता ही नहीं। एग्जाम में तो एमसीक्यू ऐसे आता है, अरे बाबा ये है spo2 कंपाउंड है और इस कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp sp2 sp3, और लास्ट में नन ऑफ द अबव आ जाता है, और हम इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, पेपर भी बहुत ईजी था जीपैट का, पर हमें ये बेसिक याद ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज मच इंपॉर्टेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक कंपाउंड का हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर बेस्ड एंड द सेकेंड इज फॉर्मूला बेस्ड। सो स्ट्रक्चर बेस्ड जो है उसमें अगर आपके जीपैट के एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया है उस कंपाउंड का, तो आप स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड से वो डिटरमाइन करेंगे। अगर आपके इसमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है CH3 CH2 CH2 CO, वैसे से कुछ भी फार्मूला जो भी है मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, NH3 अगर अमोनिया का ही दिया है, तो ये जो है उसके लिए आप एक फार्मूला यूज करेंगे। ओके, वो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, और अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका डिटरमाइन करेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो आप स्ट्रक्चर बेस से गलती से भी मत करिए, क्योंकि वो आपका आंसर गलत दिखाएगा। आप क्या कहोगे, हाँ बाबा मुझे C6H12O6 दिया है, मैं वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालता हूँ और स्ट्रक्चर बेस मेथड से कैलकुलेट करता हूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। नहीं, गलत, ऐसे नहीं होता। अगर उन्होंने स्ट्रक्चर मेंशन किया है तो ही आप स्ट्रक्चर बेस से जाइए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो यू हैव टू गो फॉर्मूला बेस्ड ओनली टू डिटरमाइन योर हाइब्रिडाइजेशन।
ना हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट जेड वैल्यू. जेड इज समथिंग डिनोटेड, एक मतलब उसको बोला है कि बाबा हाँ एक कोई तो है, हम कुछ तो एक कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज जेड, जो हमें बताएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है. So Z we have to calculate even in structure based and even in formula based. So हमारा main aim है to calculate Z, and on the basis of calculation of Z we can determine what is its hybridization. So first let's see कि Z का main meaning क्या है and then let's go further. So this is the table, this is very important table actually, कि यहाँ पे हमने highlight किया है, this is a table of Z values. सो अगर z की वैल्यू मतलब जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे स्ट्रक्चर बेस से, अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताया है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप किसी भी वे से हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, आप उसमें z की वैल्यू निकालोगे, एंड z की वैल्यू अगर 2 है देन इट वुड बी sp हाइब्रिडाइज, z की वैल्यू अगर 3 है इट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, अगर 4 है तो sp3, अगर 5 है तो sp3d, एंड अगर 6 है तो इट वुड बी sp3d2. नाउ ये भी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टेबल से पूरा हाइब्रिडाइजेशन का जो भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d एंड 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. सो ये टेबल आपको फिर से कहीं पे तो लिख के रखना है, प्रिंट आउट करनी है, या खुद कुछ तो करके कैसे भी करके आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. और ना ही बल्कि यहाँ पे आपको आगे भी पूरे इफ़ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू एजुकेशन मास्टर्स उसके बाद आगे या कहीं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो लाइक हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज कैलकुलेटेड. आपको पता है, आई नो आपने अपने जूनियर कॉलेज में 11-12 में पढ़ा होगा, बट दिस इज नॉट द फेज हमें याद रहता है. ओके, बट नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर बेसिक, स्पेसिफिकली फॉर योर केमिस्ट्री. सो ये हो गया आपका जेड वैल्यू, ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है टेबल. ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल वाइज हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड से. अभी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस SO3 कंपाउंड, ठीक है, और उन्होंने खुद स्ट्रक्चर दिया है, ये क्वेश्चन में ही स्ट्रक्चर है, मैंने नहीं ड्रॉ किया, क्वेश्चन में स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बेस्ड वे से जा रहा हूँ. मैक्सिमम क्या होता है कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता जीपैट में, क्वेश्चन आता है सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल का नाम बेस्ड, ओके, या मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड. पर अगर स्ट्रक्चर दिया है तो यू शुड गो विद स्ट्रक्चर बेस्ड, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है यू शुड गो विद मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड. सो हम दोनों वेज से देखेंगे. सो ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, बीच में सल्फर है, दो 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 ऐसे डबल डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं और उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है. नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ Z इन दिस स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड. सो Z इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम. जो भी सेंट्रल एटम होगा जिसका सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होगा वो सेंट्रल एटम होता है, उस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, तो यहाँ पे तो एस पे नहीं है, ओके, इन्होंने स्ट्रक्चर में नहीं दिया, पर यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं. अभी सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है, जब 2 बॉन्ड होते हैं उसमें से एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है और दूसरा होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. ओके, सेम यहाँ पे भी ये जो है ये पाई है और ये जो है ये सिग्मा है, ये जो है ये पाई है, ये जो है ये सिग्मा है. तो एक सिग्मा एक पाई मिलके डबल बॉन्ड बनता है, ये आपको पता है, बेसिक है. तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने हैं और उसमें क्या ऐड करना है, सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया हो तो वो ऐड कर देना है उसमें. तो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं. कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 दिख रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं एंड द जेड वैल्यू इज 3. अभी जेड का फॉर्मूला हमने क्या देखा कि ये तो है, मतलब हमें क्या पता चला 3 सिग्मा बॉन्ड है, सो ये दिस कोरिलेट्स फॉर 3 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 0 है, सो द आंसर इज Z इक्वल्स टू 3 एंड सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अब ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें ये टेबल याद है, ये जो टेबल है इसमें क्या आया हमारा Z वैल्यू 3 आया, 3 के आगे क्या है sp2, so our compound is sp2 hybridized. Okay, if Z equals to 3 then the compound is sp2 hybridized. So अगर आपको उतना टेबल ध्यान में है आप इजीली स्ट्रक्चर बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन उस कंपाउंड का बता सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO4 2 माइनस. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि चार्ज भी दिया है, क्या दिया है 2 माइनस चार्ज है यहाँ पे O पे, ओके, और क्या है हमें 2 सिग्मा बॉन्ड भी दिख रहे हैं. तो आपके हिसाब से क्या होगा, Z इक्वल्स टू,
कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है कि 4? 4। अभी यहाँ पे क्या है कि हमें चार्ज ऐड करना है। ओके, ये भी चार्ज भी ऐड करना है और हमें सिग्मा बॉन्ड्स भी बताने हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, समझा? बट द रूल सेज कि अगर ओनली सिग्मा बॉन्ड है, अगर ऐसा एक सिंगल बॉन्ड है और अगर उनके पास चार्ज है, मतलब यहाँ पे अगर चार्ज है और यहाँ पे अगर सिग्मा बॉन्ड है, तो व्हाट वुड बी से ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसका हम चार्ज काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होते, यहाँ पे अगर चार्ज नहीं होता तो हम ये बॉन्ड्स कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे अगर Z हम देख रहे हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 चार्जेस मिलके हम 4 ऐसे बता रहे हैं, और अगर 4 Z वैल्यू है तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब आपका जो SO4 माइनस है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको और उसके आगे एक चार्ज है, तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ अगर आपने ये कैलकुलेट किया तो आप चार्ज मत कैलकुलेट कीजिए, आपका फॉर्मूला के हिसाब से आप फिर भी 4 पे ही आओगे और sp3 ही हाइब्रिडाइज होगा वो। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये तो पूरा एक चेन बड़ा कंपाउंड है, सॉरी, बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो इसका तो एक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसके हर कार्बन का एक एक हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला एक कार्बन है, पहले हम कार्बन्स देखते हैं कहाँ कहाँ है। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, यहाँ पे 7 कार्बन्स हैं। अब हमें वो टेबल याद रखनी है जहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो दिस इज सीधा सीधा आप बता सकते हो दिस इज sp2। ओके, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग इन दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी नेक्स्ट है, ये वाला कार्बन है, अभी इस कार्बन में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, सो इट इज sp2। अभी नेक्स्ट कार्बन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सो दिस इज sp। एनीवन इसके आगे वाले में भी ट्रिपल बॉन्ड है, सो दिस इज sp। नाउ इसमें डबल बॉन्ड है, दिस इज sp2। अब ये क्या है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, सो इट इज sp2। एंड जो लास्ट है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये 3 हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्डेड हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको ये पूरे कंपाउंड का नहीं पूछा जाता, आपको ऐसे पूछा जाता है कि एडजेसेंट टू द अल्कोहलिक ग्रुप या 3 नंबर के कार्बन का, तो आप जब नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3 नंबर के कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो ऐसा आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है। अगर आपको ऐसा चेन लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है तो आप डायरेक्टली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये और भी इजी है भी, बट अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है तभी। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फॉर्मूला बेस्ड मेथड, और दिस इज मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला लगा के आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए पहले हम फॉर्मूला देखते क्या है, हमें Z कैलकुलेट करना है, तो Z का फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट में होते हैं, किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के लास्ट वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अभी सेंट्रल एटम मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH3 है तो N बीच में होगा और H साइड में होगा, तो जो मेन एटम है, जो सेंट्रल एटम है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बाद वो फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस एडिशन, क्या, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो तो वो यहाँ पे मेंशन किया है, पॉजिटिव चार्ज ऐड करना है, जितने चार्जेस हो गए उतने, उसमें से सॉरी नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो पहले ऐड करना है, उसमें से पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वो हमें उससे माइनस करना है, प्लस हमें क्या डालना है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अभी मोनोवैलेंट एटम मतलब क्या, जिनका जो सिंगल बॉन्ड से आपका मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सो दीज आर मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, बेसिकली ये हेलोजन्स होते हैं और आपका हाइड्रोजन होता है, ये सब मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं, इनकी वैलेंसी एक ही होती है जो लास्ट इसमें आती है। ठीक है, तो हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, बट इतना ध्यान में रखिए नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो भी होंगे वो हम ऐड कर देंगे। अभी ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट व्हेन विल बी गोइंग विद द एग्जांपल आपको इजी जाएगा।
सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3. इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें बतानी है. सो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7. उसके वैलेंसी कैसे डिवाइड होगी, पहले ऑर्बिटल में 2 बचे, 7 में से 2 गए, बचे 5, तो उसकी वैलेंसी है 5. ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 5. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर विथ अवर फॉर्मूला. सो इट सेज Z इक्वल्स टू हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 प्लस क्या है, उस पर कोई चार्ज है नहीं है, तो ये पार्ट तो कट कर दो इसमें से. ठीक है, ये पार्ट कट हो गया. प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. हाँ, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं, 3 है. क्या है, हाइड्रोजन है 3. सो हम कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, सो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. हाफ इंटू 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8. हाफ इंटू 8 रिजल्ट इंटू 4. एंड अगर आपकी Z वैल्यू 4 आ रही है तो टेबल के हिसाब से आपका जो कंपाउंड है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. सिमिलरली प्लीज राइट योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब्जेक्ट वाइज. आप अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कहीं पे एक साथ नोट करके रखें सो दैट आपको आगे चल के फॉर्मूला ढूंढने में ही टाइम ना वेस्ट हो. ओके, एटलीस्ट पढ़ने में याद रखने में टाइम जाएगा, बट अगर आपका पढ़ाई की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा है तो इट वुड बी मच डिफिकल्ट. हम इसका और एग्जांपल्स लेंगे. सो दिस इज सेकेंड एग्जांपल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO3 2-. तो यहाँ पे हम चार्ज भी देख रहे हैं. ठीक है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. ओके, एटॉमिक नंबर हम देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये ध्यान में रखिए. एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6. ओके, अब उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 और फिर लास्ट वाले ऑर्बिटल में 4. अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, Z इक्वल्स टू हाफ इनटू व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, इट्स 4 प्लस कितने उस पर निगेटिव चार्जेस हैं 2, तो हमें 2 ऐड करना है. उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ माइनस नहीं होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल. प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. यहाँ पे तो कोई भी मोनोवैलेंट एटम मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट, इट इज डाइवैलेंट. वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, आप ऐसे ध्यान में रखा तो भी चलेगा. तो यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो 0. सो 4 प्लस 2 अगेन इट गोज टू 4. 4 प्लस 2 इज 6. एक्चुअली यहाँ पे गलत हो गया है, 6 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आपका आएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ओके, सो लेट्स मेक द चेंजेस हियर इटसेल्फ. एक्चुअली मैंने जानबूझ के रखा था कि आप मुझे बताओगे, बट लेट इट बी फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने ये नहीं किया. ठीक है, सो इट वुड बी 3 एंड इट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो आपको ये ध्यान में आ रहा है. मैं आपको इसके बाद एग्जांपल दूंगा, ऐसे मत समझो कि मैं ही आपको सब आंसर्स बताऊंगा. एग्जांपल दूंगा, आपको एक एक कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम साथ में उनको सॉल्व भी करेंगे. ओके ओके. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO3. और यहाँ पे एक चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज भी है. सो कार्बन अगेन, यहाँ पे हम कार्बन सॉरी कार्बन नहीं, यहाँ पे हम देखेंगे क्या, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का क्या है, 7 है. ओके, नाइट्रोजन का 7, सो इट विल शो 2 and 5. सो दिस 2 and 5 में से इसकी वैलेंसी है 5. फॉर्मूला में डालेंगे हाफ इंटू 5 प्लस उस पर मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन इज नॉट एन मोनोवैलेंट एटम, बाकी रहा चार्ज. 5 प्लस 1 6. 6 को रिलेट्स टू मतलब 2 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 3 एंड इट को रिलेट्स टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो ऐसे आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे. नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं. आप इसमें से आप एक 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 उठा लीजिए. एक्चुअली मुझे आपका इतना इंट्रोडक्शन पता नहीं है, तो आप कोई भी हर एक ने एक 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 उठाओ और कैलकुलेट करके देखो. आई विल वेट फॉर 2 minutes, देखते हैं. ठीक है, एंड लेट्स सी, फिर हम भी साथ में मिलके सॉल्व भी करते हैं. ठीक है, पहले आप एक कोई तो एग्जांपल ले लो, एक ही ले लो कोई भी, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ योर फॉर्मूला. अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो यहाँ आई हैव केप्ट इट. Z इक्वल्स टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आप पहले कोई तो ये ले लो मॉलिक्यूल. साइड में आपकी नोटबुक पेन होगी तो प्लीज वहां पे लिख दीजिए मॉलिक्यूल, उसके बाद बताइए सो दैट आई विल ओपन द फॉर्मूला. कोई भी एक ले लो, ऐसे कोई नहीं है, कोई आप ये लो, आप वो लो, कोई भी एक ले लो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, विल बी सॉल्विंग ऑल 5 ऑफ देम, डोंट वरी. इफ नहीं भी जम रहा है तो भी ठीक है, ये 5 सॉल्व होने के बाद आपको और भी प्रैक्टिस होगी तो इट वुड बी मोर इजी फॉर यू. तो यहाँ पे एक्चुअली कंपाउंड्स मैंने थोड़े डिफिकल्ट डाले हैं. जेनोनिक डाला है मैंने. ठीक है,
तो जेनॉन जैसा कंपाउंड स्पेसिफिकली पूछा जाता है, इसलिए मैंने जेनॉन वाला एग्जांपल डाला है। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस जेनॉन, क्योंकि जेनॉन इजी है एक्चुअली, पर हम रोज केमिस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा हमें डिफिकल्ट जाता है वो कंपाउंड। सो ठीक है, अगर आपने ट्राई किया होगा तो इट्स वेल एंड गुड। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एंड देखते हैं आपके आंसर्स मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट है SF4। एक सल्फर है, 4 फ्लोरीन है। ठीक है, सो सल्फर का है एटॉमिक नंबर ही 16। अगर 16 को हमने ये कर दिया अपना 2, फिर उसके बाद 8, जो हम एक एक ऑर्बिटल में बांट के देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 गए, दूसरे में 8 गए, 2 और 8 10 गए, बाकी बचे 6। तो सल्फर की वैलेंसी हो गई 6। ओके, सो आपको ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब कंपाउंड के याद होने चाहिए। उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, आपको वो याद ही रखना है। सो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर चाहिए, तो सल्फर का 16 का 6 हमें आ गई, तो हाफ इंटू 6 प्लस कोई चार्ज नहीं है पर मोनोवैलेंट एटम है, फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट एटम। ओके, कितने फ्लोरीन है? 4। सो 6 + 4 = 10, सो 10 डिवाइड बाय 2 इट कोरिलेट्स टू 5। और अगर 5 जेड वैल्यू है देन इट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वो टेबल आपको ध्यान में होगा तो इट वुड बी इजी। जेड वैल्यू 5 है तो इट इज sp3d। नाउ सेकेंड कंपाउंड लेट्स सी, दैट इज H2S। H2S में क्या है? सिमिलरली विल बी सीइंग कि H2S में फिर से सल्फर है, मतलब 6 है उसकी वैलेंस, प्लस कितने हैं मोनोवैलेंट एटम? 2। 6 + 2 = 8। 8/2 मतलब आ गया 4। 4 आ गया मतलब कितना आएगा उसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ थर्ड इज जिनॉन है, एक ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है। ठीक है, अब जिनॉन क्या है? इट इज अ नोबल गैस। ओके, सो उसका जो लास्ट जो शेल है वो फिल्ड है, पर हमें यहाँ पे वैलेंसी लेनी है उसकी जो भी है, तो उसके लास्ट शेल में 8 है। ठीक है, वो पूरा तरह से फुलफिल्ड है तो भी चलेगा, पर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो लास्ट शेल में है, भले ही वो फिल्ड क्यों ना हो इलेक्ट्रॉन। तो जिनॉन का 8 ले लिया, प्लस यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है पर मोनोवैलेंट एटम है 2। So again it correlates to 10, 10 divided by 2 it would be 5, and 5 again it is sp3d। okay, now xenon है और 4 फ्लोरीन है। xenon का हमने देखा 8 + 4 फ्लोरीन के, तो ये आ जाएगा 12, 12 divided by 2 it would be 6। now if it is 6 it is sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, उस टेबल में मैंने मेंशन किया है 6 अगर z वैल्यू है तो। एंड द लास्ट कंपाउंड इज SO3 - यहाँ पे चार्ज है। ओके, सो S का हमने देखा था क्या? 6 प्लस 2 चार्ज हैं और मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो चार्ज हम ऐड करेंगे। 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, आएगा 4, 4 आएगा, सो इट इज sp3 अगेन। सो ऐसे हम इस कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड ऐसे ही आते हैं, थोड़ा बहुत ट्रिकी आपको सल्फर, सेलेनियम, जेनॉन, ये कंपाउंड चेंज किया जाएगा सिर्फ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Yes. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो अब हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नथिंग टू कोरिलेट विद योर जीपैट, बट आपके सिलेबस में दिया गया है। सो लेट्स ओवरव्यू इट व्हाट इट इज़ अबाउट। सो फर्स्ट इट इज़ दिया गया है तो पॉइंट जो है दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियर जॉइंट बाय सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो दो एटम्स के बीच की जो लेंथ है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, उसको L ऐसे डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ वन डायमेंशनल पैरामीटर, दैट इज 1D पैरामीटर। द सेकेंड इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में क्या है? एंगल बिटवीन टू एटम्स कोवेलेंटली बाइंड टू अ थर्ड एटम। अभी एंगल फॉर्म हो रहा है तो दो एटम्स में तो एंगल कभी भी नहीं होगा, वो तो सीधी लाइन ही बनेगी। तो यहाँ पे 3 एटम होने चाहिए सो दैट एक एंगल बने। अब वो एंगल जो है इट इज अ 2D पैरामीटर, वो एक प्लेन में होता है, नॉट अ 3D पैरामीटर। सो दिस इज अ बॉन्ड एंगल, यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया गया है बॉन्ड एंगल। ओके, नाउ द थर्ड इज डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल इज अ 3D पैरामीटर, मतलब ये एक प्लेन में नहीं होता। यहाँ पे दो अलग प्लेन हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक प्लेन है और दूसरा प्लेन है, और इन दो प्लेन्स के बीच में
जो बॉन्ड होता है दैट इज डायहेड्रल एंगल. सो इट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कंटेनिंग एक्स सी वन सी टू. क्या है? एक्स सी वन सी टू और हाँ सी वन सी टू ही है यहाँ पे. सो ये क्या है? एक प्लेन में एक्स सी वन सी टू है, दूसरे प्लेन में सी वन सी टू वाई है, दूसरे प्लेन में सी वन सी टू वाई है. और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? एक्स सी वन सी टू वाई. ओके, इस पूरे में दो प्लेन हो रहे हैं और इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल हो रहा है दैट इज डायहेड्रल एंगल. और यहाँ पे हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. डायहेड्रल एंगल जो है वो थीटा से डिस्क्राइब किया गया है. इट इज़ अ 3D पैरामीटर. आपको जीपैड में इतना ही इसके रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, नथिंग मच टू डू विद इट. नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी. सो बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एज इट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल. मतलब एक बॉन्ड में कितनी स्ट्रेंथ है. ओके, एक मॉलिक्यूल में जिसमें बॉन्ड बना हुआ है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है. और फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम, यहाँ पेयर ऑफ एटम है उसके बीच में उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है साथ में रहने के लिए, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी. एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितनी एनर्जी लगती है एक बॉन्ड को तोड़ने में, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. एंड बॉन्ड एनर्जी उस बॉन्ड को टिकाए रखने में, एग्जिस्टिंग बॉन्ड में जो एनर्जी लगाई गई है, जो एनर्जी है उसमें, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी. तो इतना ही है आपको पैरामीटर्स रिगार्डिंग टू मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. Now next point that is given into your syllabus is about homolytic fission and heterolytic fission. So from the name itself it indicates homolytic fission क्या होगा कि similarly कुछ तो होगा, कुछ तो सेम है. hetero कुछ तो अलग होगा. तो सेम है, आपने ये बहुत पहले भी पढ़ा है, अभी भी आपको बहुत इजीली जाएगा. होमोलाइटिक फिजन है कि इजीली इक्वल बांट के, फॉर एग्जांपल भाई बहन है, दोनों को बांट के दिया गया है खाना, ठीक है, यहाँ चॉकलेट है, दोनों ने बांट के खाया. सो इट्स अ होमोलाइटिक फिजन. हेट्रोलाइटिक फिजन, बहन ने ज्यादा चॉकलेट ले लिया, भाई ने कम ले लिया. सो दिस इज अ हेट्रोलाइटिक, मतलब उस हेट्रोसाइटिक फिजन जिसमें पार्शियलिटी है या किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहा है. तो होमोलाइटिक फिजन क्या है? ये वेयर एटम कीप्स इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक बॉन्ड टूट रहा है, ओके, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है. एक पाई बॉन्ड कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन साथ में आते हैं तब. तो अब दो इलेक्ट्रॉन बचे, पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक को देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे. दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, बांट के दिया, इक्वली दिया. सो इट्स अ होमोलाइटिक फिजन. एंड होमोलाइटिक फिजन गिव्स फ्री रेडिकल्स, मतलब जो उसके बाद हमें ये जो मिल रहे हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है होमोलाइटिक फिजन में, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल क्यों? क्योंकि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं है, एक एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ ये है, ठीक है. सो इट रिलेट्स टू होमोलाइटिक फिजन. नाउ व्हाट इज हेट्रोलाइटिक फिजन? हेट्रोलाइटिक फिजन में बॉन्ड टूट रहा है. फिजन इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रेकिंग लाइसिस. ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हेट्रोलाइसिस में. एंड व्हाट इट शोज, एक को पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक को निगेटिव चार्ज आ रहा है. अब जिसको निगेटिव चार्ज आ रहा है उसने इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए, इसलिए वो निगेटिव हो गया. जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने दान कर दिए, ठीक है, वो महान आदमी बन गया, सो वो पॉजिटिव हो गया. आप कोरोना से मत रिलेट कीजिए, कोरोना में पॉजिटिव अलग है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव. हम अच्छा वाला पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं अभी. वो पॉजिटिव बन गया, वो दानशूर है, उसने दान कर दिया इलेक्ट्रॉन, भाई तू दोनों ले ले, और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ला लिया. और OH ने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसने निगेटिव रोल प्ले किया, ठीक है, इस फिजन में. सो अब ये जो है पॉजिटिव और निगेटिव जब बन रहा है तो वो बना रहे हैं कार्बो अनायन एंड कार्बो कटायन. सो व्हाट इट इज यहाँ पे दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इट इज अ कार्बो कटायन, एंड निगेटिव चार्ज आ रहा है देन इट इज अ कार्बो अनायन. मतलब यहाँ पे कार्बो कटायन क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज वाला है. कार्बन आयन है दैट इज निगेटिव चार्ज वाला. So this is what heterolytic and homolytic fission is. Carbocations and carbanions इसमें specifically describe किया गया है. Now the next point is acid base theories. Let's continue for 5 minutes. हम acid base theories देखेंगे and then if you say, अगर सर बोल रहे हैं, मुझे actually like सर ने बोला था एक 1 hour 15 minutes let's continue. क्योंकि क्या है कि केमिस्ट्री का ना एक साथ आपको ज्यादा बम्बार्डमेंट दिया तो इट वुड बी, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, और मतलब हो जाता है. इवन वी हैव गॉन फ्रॉम दिस फेज. ज्यादा बम्बार्डमेंट हो गया ना तो बाहर, यहाँ से सुना यहाँ से गायब हो जाता है, अंदर कुछ नहीं रहता. सो या लेट्स गो सिंपल एंड ऑन पॉइंट, क्योंकि हमें जीपैट करना है, ना ही बल्कि 11-12 की स्टडीज या बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं जिसमें हमें बहुत पेपर भर के लिखना है. एसिड बेस थेरीज पेपर भर के लिखनी है. सर ने बोला है रिएक्शन भी लिखो, ये भी लिखो. ऐसा कुछ नहीं है, आपको आंसर भी जीपैड में दिया गया है. 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट नहीं है.
तो एसिड बेस थेरीज अरेनियस का कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लोरी का एक कंसेप्ट है, और लुइस ने जो फाइनल एसिड बेस थेरी दी है वो। तो अरेनियस ने क्या कहा कि एसिड बेस वो है, एसिड वो है जो H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस जो डिसोसिएशन पे देता है, दैट इज एसिड। जो OH प्लस आयंस देता है वो बेस है, अरेनियस ने ये कहा है। ठीक है, बेसिक है, आपको पता है, ज़्यादा पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। ठीक है, और थर्ड है लुइस एसिड एंड बेस। उन्होंने क्या कहा है, जो प्रोटॉन पेयर जो डोनेट करेगा वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस है, और एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड और लुइस की थ्योरी दोनों की सेम ही है। प्रोटॉन जो यहाँ पे क्या है, एसिड ने डोनेट किया प्रोटॉन, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, और इसने यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ ने इसने एक्सेप्ट किया। सो इसका उल्टा है, लुइस एसिड एंड बेस थ्योरी इज व्हाट विच इज फाइनली कंक्लूडेड कि ये एसिड बेस को इजीली डिस्क्राइब कर रहा है। और बहुत सारे लुइस एसिड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता बट उनको एसिड कहा जाता है, आपने ये पढ़ा होगा। और लुइस एसिड एंड बेसिस में स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है लुइस एसिड और बेस में। जो देता है वो बेस है, जो लेता है वो एसिड है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए, नथिंग मच टू डू विथ इट। नाउ एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो शुड वी कंटिन्यू, जैसा आप कहें, तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है, और शुड वी स्टॉप एज यू से एवरीवन, या इट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आज हमने एक कैलकुलेशन का पार्ट देखा है। सो इफ आपको लग रहा है कि ये नेक्स्ट लेक्चर में लिया जाए तो इट्स ओके, एंड इफ आप कह रहे हो कि अभी वी शुड एक्सटेंड दिस लेक्चर देन इट्स ऑल्सो ओके, एज यू से एवरी वन ऑफ यू। कंटिन्यू करना है या फिर क्या करना है, बोलो जल्दी कमेंट्स में। तो if you are interested then sir will continue, otherwise we will end the session. देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट, Continue. ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके, या सो नाउ ये जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वाले क्वेश्चन भी जीपैड में आ जाते हैं। आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है, या एक ऐसा ऐसा कंपाउंड है, इसमें 60% कार्बन, 4% हाइड्रोजन, 20% ऑक्सीजन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन आते हैं 2-3 ही, ठीक है, ऐसे वाले इस पे यहाँ 1-2 ही, बट एक क्वेश्चन की वैल्यू जीपैड में 4 मार्क्स है, और 4 मार्क्स से आपके रैंक ऊपर से नीचे हो सकते हैं। एंड इवन जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसमें भी यू कैन, मतलब क्वालिफाई तो आप सब होने ही वाले हो, यू हैव टू थिंक लाइक वाइज ओनली कि आप सब क्वालिफाइड हो जीपैड। यू आर जस्ट स्टडिंग टू गेट योर बेस्ट रैंक, ओके, एंड योर टारगेट इज ऑल इंडिया रैंक 1। ये आपको टारगेट लेके ही चलना है ड्यूरिंग योर जीपैड प्रिपरेशन। इतना तो आपको कंफर्म खुद में रखना है कि यू विल बी क्वालिफाइड जीपैड। इवन आई वुड लाइक टू सजेस्ट सबको कि आपका फ़ोन का वॉलपेपर आज से आप रख दें, आप एक इमेज बनाएं, उस पर लिखें जीपैड क्वालिफाइड। ठीक है, एक थंब लगा दे, इमोटिकॉन लगा दे, और वो आपका फ़ोन का लॉक स्क्रीन और अंदर का वॉलपेपर रख दें। दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब इन यू कि या भाई आई एम जीपैड क्वालिफाइड, आई विल क्वालिफाई जीपैड, आई एम स्टडिंग जस्ट बिकॉज आई हैव टू गेट द बेस्ट रैंक पॉसिबल। सो लेट्स सी, थोड़ा मोटिवेशनल हो गया, बट या यू नीड मोटिवेशन। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन इज ऑल्सो मच नीडेड। सो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, पहले हम वो देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज व्हाट इट डिनोट्स ऑल द एटम्स एंड द नंबर। एक जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या एटम्स हैं, वो कितने हैं, वो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला वैसा नहीं है, एम्पेरिकल फार्मूला एटम्स को बताता है पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं बताता, पर उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, मुझे पता था ये सिंपलेस्ट रेशियो वाला थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो अभी फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये तो आपको पता है ये क्या होता है, C2H6, मतलब इसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। बट इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, अगर हमने इसका रेशियो निकाला तो 1:3 होगा। मतलब 6 डिवाइड बाई 2 किया तो 1:3 जो हमारा रेशियो आएगा वो होगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। सिमिलरली C6H12O6, इसका हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला तो C1H2O1, ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड जो लास्ट है C4H10, उसका होगा C2H5। ये इसका लीस्ट रेशियो जो आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और वो हो जाता है उसका एम्पेरिकल फार्मूला। समझा?
नाउ देयर्स अ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. ओके, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी फॉर्मूला कैसे आया क्या आया. फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. ठीक है, और यही फार्मूला कोरिलेट होता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ. सो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट. तो ये n क्या है, यही n हमें फाइंड करना है. ओके, सो n इज व्हाट इज द मल्टीपल्स. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ C6H12O6 का. तो और ये आ गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला है C1H2O1. अब इसका मल्टीपल्स क्या होगा कि ये C6H12O6 होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. ओके, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये C6 हो गया, H2 6 12 हो गया, और फिर O6 हो गया. तो C6H12O6, तो ये जो 6 आ गया ये इसका मल्टीपल आ गया. सो ये 6 है, ये है n. ओके, सिमिलरली यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीपल है 2. ओके, अगर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो C2H6 आ जाएगा. सो n इक्वल्स टू 2. तो ये जो n है ये हमें कैलकुलेट करना होता है जो जहाँ पे भी हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं. सो n इज द मल्टीपल, मतलब हम एम्पेरिकल फार्मूला को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर है n, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा उसी एम्पेरिकल फार्मूला का. ठीक है, सो दैट इज what we have to calculate. Let's clear this. Let's go further. अभी क्वेश्चन ऐसे आता है, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 whose empirical formula is CHO2. फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना होता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला के बहुत सारे नीचे C2H5O6, C6H12O6, CHN2, C4H10 ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको. आपको उसमें से राइट वाला उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है. आपको दो चीज़ें बताई गई हैं. कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बताया गया है जो है 90, एंड उसका एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है दैट इज CHO2. मतलब एम्पेरिकल मतलब लीस्ट रेशो वाला फार्मूला उसका दिया गया है. नाउ इससे तो हमें ये पता चल रहा है एम्पेरिकल फार्मूला से कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. बट हमें हमारे यहाँ पे हमें वेट दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट. सो हमें कौन सा फार्मूला लेना है, मॉलिक्यूलर वेट वाला. मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट. सो हमें अब यहाँ पे n कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है, पर इस एम्पेरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिले. सो हमारा एम यहाँ पे है n कैलकुलेट करना. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट. एंड फिर अब आएगा मॉलिक्यूलर वेट. अभी मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और एम्पेरिकल वेट कहाँ से लाएंगे. सो मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन 90 एंड एम्पेरिकल वेट इज 12 प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2. सो ये जो आपका आएगा लास्ट में दैट आंसर विल बी n इक्वल्स टू 2. ये सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन है. आपका जो आंसर आएगा लास्ट में दैट इज 2, एंड इफ n इक्वल्स टू 2 then we have to multiply your empirical formula with 2, then it will give C2H2O4. जो एग्जांपल है ये एग्जांपल ना जीपैड में 2-3 बार पूछा गया है ऐसा वाला क्वेश्चन, कि जिसमें आपको कंपाउंड में कितने कितने परसेंट क्या क्या चीज़ है वो बताया गया है. कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, ऑक्सीजन 53.3% है. मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का 60. मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है. ऐसे क्वेश्चन जीपैट में 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं. परसेंटेज दिया जाता है. बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कुछ आ गया ना क्वेश्चन ही स्किप करते हैं. एक्चुअली जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो 100 श्योर शॉट आपको आंसर देते हैं, और आपका गलत होने का चांस बहुत कम होता है अगर आपको सॉल्व करने आता हो तो. सो सिमिलरली हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we have to calculate the molecular formula. So here see just a minute. Yeah, so इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है. इस टेबल में हमें क्या क्या डालना है, एलिमेंट पहले टेबल में, उसके बाद हम डालेंगे कितना परसेंट उस एलिमेंट का दिया गया है, उसके बाद उनका एटॉमिक वेट लिखेंगे. इतना तो हमें खुद मतलब पता है. ठीक है, इतना सा पता है. एलिमेंट तो यहाँ पे बताए गए हैं वो हम लिखेंगे. उसके बाद कितना कितना परसेंट है, कार्बन 40, 6.7, ऑक्सीजन 53.3, ये हमने परसेंट लिख दिए. उसके बाद हम उनका एटॉमिक वेट लिखेंगे. एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16. ओके, इनका एटॉमिक वेट लिख दिया. अब हम निकालेंगे इनका एटॉमिक रेशियो. एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, द परसेंटेज गिवन डिवाइडेड बाय द एटॉमिक वेट.
ये जो एटॉमिक वेट है इससे इस परसेंट को डिवाइड करेंगे, मतलब 40 डिवाइड बाय 12, इट वुड बी समथिंग अप्रोक्सीमेटली 3.33। अब आप बोलोगे एग्जाम में हम इतना कितना कैलकुलेट करेंगे, अब ये तो 40 डिवाइड बाय 12 ठीक है आप कर लोगे, 6.7 डिवाइड बाय 1 ये भी हो जाएगा। अब 53.3 डिवाइड बाय 16 विल बी समथिंग कंफ्यूजिंग, ये 3.34 ऐसे कुछ तो आएगा। तो आप एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिया तो भी चलेगा, 3.3 तक ही किया तो भी चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा या एकदम कैलकुलेटेड नंबर ही लाना है, 3.248 ही आ रहा है, दैट डजेंट मैटर। जो हम खुद कैलकुलेशन करते हैं ना, 1 या 2 डिजिट तक आपने लाया, इट्स वेल एंड गुड, इट्स सफिशियंट। यहाँ पे करेक्ट नंबर ही चाहिए ऐसा नहीं है, दिस आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इजीली निकल आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 से डिवाइड किया तो 16 3 ज़ा 48, तो कितने बच रहे हैं, 48 के बाद 5 बच रहे हैं, तो अगेन 6 पॉइंट दे रहे हैं हम, 3 पॉइंट, उसके बाद फिर क्या आ रहा है 48 हम लेंगे, 16 3 ज़ा अभी 2 बच रहे हैं, तो 3.33 हमें या 3.3 आ गया, इट्स सफिशियंट, ज़्यादा आगे जाना नहीं है, ऊपर का ऊपर जितना डिवीजन हो रहा है उतना ही करना है। अभी हमने क्या निकाला, एटॉमिक रेशो निकाला, ये डिवाइड बाय ये, मतलब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, टेबल नहीं निकालनी, मैंने यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक बताने के लिए टेबल बताई है। आप एग्जाम में क्या करोगे, कितना परसेंट दिया है कार्बन का, 40, कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है 12, चलो 40 को 12 से डिवाइड करते हैं, आपको आ जाएगा उसका एटॉमिक रेशियो। ठीक है, कितना परसेंट है हाइड्रोजन 6.7, उसका क्या है 1 है, 6.7 बाय 1 6.7 आएगा। ऑक्सीजन 53.3, उसका कितना है 16, 16 से इसको डिवाइड कर दो, ये नंबर निकाल दो। टेबल वीबल बनाना बैठना नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज उसका सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। अब हम सिंपलेस्ट रेशो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें उसका पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, इसलिए हम उसका सिंपलेस्ट रेशो ले रहे हैं। अब ये सिंपलेस्ट रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो 3 वैल्यूज हैं, या 4 5 या 10 12 जितनी भी वैल्यूज आपकी यहाँ पे होंगी, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे 3.33 सबसे छोटी वैल्यू है, 6.7 बड़ी है, अगेन 3.33 ये भी छोटी है, सो ये दोनों छोटी और इक्वल है। तो हम 3.33 जो छोटी वैल्यू है उससे इन सब वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.7 डिवाइड बाय 3.33 एंड 3.33 डिवाइड बाय 3.33। ओके, सो दिस 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ये एक आ गया, ये 6.7 अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 2 आएगी, 3 डिवाइड बाय 6 विल बी 2, और यहाँ पे भी 1 आएगी, अप्रोक्सीमेट नंबर लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आएगा, 6 से 3 को किया 2 आएगा, 3 से 3 को किया 1 आएगा। तो अब हमें क्या मिला, 1 2 1 ये मिला, मतलब कार्बन का 1 मिला, हाइड्रोजन का 2 मिला, ऑक्सीजन का 1 मिला हमें। अब ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, C1H2O1, मतलब लीस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला हमें मिल गया। अभी हम पिछले वाले एग्जांपल के जैसे क्या करेंगे कि इससे हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग n। नाउ हाउ विल बी कैलकुलेटिंग n विद द फॉर्मूला दैट इज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू n इनटू एम्पेरिकल वेट, बिकॉज हमें मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है दैट इज 60। ओके, नाउ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट n इक्वल्स टू, अभी 60 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, ये एम्पेरिकल वेट कहाँ से आया, आई विल टेल यू। कार्बन 12 एटॉमिक वेट, ठीक है, सो इसका एम्पेरिकल वेट क्या है, एक कार्बन आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला में, सो एक का ये, हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं 2 इंटू 1, ऑक्सीजन 1 आ रहा है 1s2 2s2 1 आया था, सो इसका 16। नाउ 60 डिवाइड बाय 30, ये इसका 30 टोटल हो रहा है, 60 आएगा n इक्वल टू 2, एंड इफ n इक्वल्स टू 2 देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी, हमें C1H2O1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब होगा C2H4O2, तो उसका फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। ऐसे करके आपको इजीली फाइंड करना है, बट इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेबल वेबल कुछ बनाना नहीं है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है लास्ट में, आप ये क्वेश्चन लास्ट के लिए रख दीजिए, लास्ट में आपको टाइम एक्स्ट्रा है तो यू कैन सॉल्व दिस सिस्टमेटिकली एज वेल, या आप पहले रफली सॉल्व कर दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए, फिर से बाद में जाके जब अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप उसको क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि कभी कभी स्टेबिलिटी जो है जीपैड में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ योर माइंड इज नॉट स्टेबल ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन you make silly mistakes, okay, so this is much important. So here we end our session, our first topic of organic chemistry of our GPAT syllabus. And one thing I would like to say, hard work is the only key to success, so you have to work hard,
इफ यू हैव टू गेट गुड रैंक, आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको आप सब क्वालिफाइड हो, जस्ट यू हैव टू गेट गुड रैंक. ओके.